हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज हम डिस्कस करेंगे इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस और इसके ऊपर आए हुए प्रीवियस ईयर में कुछ एक प्रॉब्लम्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना जरूरी है कि इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इनर्शिया का क्या मतलब होता है। इनर्शिया किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अगर उसकी कोई स्टेट को चेंज करना चाहेगा तो उसके ऊपर वो फोर्स लगाएगा, मतलब उसको वो अपोज करेगा, मतलब वो फोर्स। ठीक है, तो इनर्शिया का मतलब क्या होता है। इनर्शिया मैं बोल लेता हूं, आप लिख लो कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विर्च्यू विच इट अपोजेज। किसको अपोज करता है? इट अपोजेज द फोर्स, it opposes the force which is trying to change its state of rest या यूनिफॉर्म मोशन। इस चीज को समझ गए तो आपका इनर्शिया समझ में आ गया होगा। आपको क्या मतलब है कि इनर्शिया की वजह से कोई बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं होना देना चाहती। क्या मतलब है इस चीज का? मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो बैठा हुआ है आराम से, उसके ऊपर आप फोर्स लगाना चाह रहे हो तो वो उसको अपोज कर रहा है, मतलब आपको और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा अगर उसके अंदर और ज्यादा इनर्शिया होगा। कहने का मतलब क्या है? मोर इनर्शिया देन यू विल हेल्प टू अप्लाई मोर फोर्स टू चेंज द स्टेट, है ना भाई? क्योंकि वो स्टेट को अपोज कर रहा है। इनर्शिया अपनी स्टेट को चेंज ही नहीं होने देना चाह रहा, तो उसकी स्टेट को चेंज होने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ज्यादा फोर्स लगाएंगे उसका मतलब उसके अंदर ज्यादा इनर्शिया है। समझ में आया? तो ये बात कर रहे थे हम ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर। तो अब ये बताओ जरा कि एक ये छोटू सा मास है और एक ये बड़ा सा मास है। अब भाई एक बात बताओ, ये F1 है और ये F2 है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि फोर्स हमें सेकंड पे ज्यादा लगाना पड़ेगा और फर्स्ट पे कम। इसका मतलब क्या है? जिस पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसके अंदर ज्यादा इनर्शिया है। इसका मतलब सेकंड का मास ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि मास ही तो बताता है हमें, क्या बताता है? मास मेजर्स द इनर्शिया। किसके अंदर? इन ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है जी, तो इस चीज को आप अच्छे से देखोगे कि व्हाट इज मास। मास है जो हमें इनर्शिया के बारे में बताता है कि जितना ज्यादा मास होगा उसका उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा, लेकिन किसके अंदर? ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर, रोटेशनल मोशन के अंदर नहीं। वो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया, आपको ट्रांसलेटरी मोशन में समझ में आ गया कि भाई किसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? जिसका मास ज्यादा होगा। अब हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन की। तो रोटेशनल मोशन के अंदर, रोटेशनल मोशन का भी देखते हैं भाई। अब मान लो आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये ऑब्जेक्ट है ए और ये एक ऑब्जेक्ट है बी। ये दोनों बराबर ले लो, वैसे चाहे थोड़े से, ये लो, मान लो हमने बराबर से ही ले लिए। अगर मान लो अब मैं क्या कहूं कि ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड है। ट्रांसलेट कराना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा और रोटेट करना है तो टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो हम क्या, मैं सपोज करता हूं कि दूसरी को घुमाने के लिए मुझे ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ता है ना? तो ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर हम पढ़ते हैं इनर्शिया और रोटेशनल मोशन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या पढ़ते हैं? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। कहने का मतलब क्या है? मास हमारा इनर्शिया को बताता है ट्रांसलेटरी मोशन में, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अंदर बताएगा? रोटेटरी मोशन के अंदर। किसके अंदर? रोटेटरी मोशन के अंदर। समझ में आया? इसका मतलब क्या है सर? जिसका ज्यादा मास था उसका ज्यादा इनर्शिया था, उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा था चलाने के लिए। सिमिलर वे में जिसका ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको रोटेट करने के लिए उतना ही ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा। समझ गए? अब इसकी डेफिनेशन भी लिखो जो हमने यहां लिखी थी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या डेफिनेशन बनेगी? एक बार मिटा देते हैं हम, डस्टर ये रहा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा भाई? कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है बॉडी की
जो अपोज करती है किसको, टॉर्क को, किसको अपोज करती है, टॉर्क को, जो क्या चेंज करना चाह रहा है उस बॉडी की, उसमें क्या करना चाह रहा है, ठीक है, रेस्ट या रोटेटरी, यूनिफॉर्म रोटेटरी मोशन। इसका मतलब क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है बॉडी की जो क्या करती है, ओपोज करती है एक्शनल टॉर्क को, जो क्या करना चाह रहा था, उसकी स्टेट को चेंज करना चाह रहा था। कौन सी स्टेट को, या तो वो रेस्ट में या वो घूम रही है कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है। तो अगर उसको जो टॉर्क चेंज करने की कोशिश करता है ना, उस टॉर्क को अपोज करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझ रहे हो। तो जिसका ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तो ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा आपको, चाहे रेस्ट में हो, चाहे उसको घुमाना हो, चाहे वो मोशन में हो, चाहे उसको रोकना हो। फॉर एग्जाम्पल क्या है, मान लो आपके पास ये व्हील है, ये आपका छोटू सा साइकिल का व्हील है और ये आपका बड़ा सा ट्रक का व्हील है। अब एक बात बताओ, ये आपका TRUCK और ये आपका साइकिल का व्हील है। अब जरा एक बात बताओ, अब आप इसको घुमाना चाहोगे तो साइकिल का व्हील आराम से घूम जाएगा, और इसको घुमाना चाहोगे तो इसमें बहुत जोर लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका टॉर्क इससे ज्यादा हुआ, है ना भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इससे ज्यादा हो गया ना, ज्यादा लिखा हुआ है साफ साफ कि ज्यादा फोर्स लगाना, ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा तो ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। इसका मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। अब बात करते हैं रोकने की, क्या लिखा हुआ है, या तो वो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म रोटेटरी मोशन में हो। अब मान लो ये घूम रहा हो और ये भी दोनों घूम रहे हो, दोनों सेम स्पीड से, तो साइकिल तो आराम से रोक दोगे, लेकिन इसको रोकने के लिए ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो समझ में आया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो प्रॉपर्टी होती है जो अपोज करती है एक्शनल टॉर्क को, जो बेचारा उसकी स्टेट को चेंज करना चाह रहा है, कौन सी, रोटेशनल स्टेट को, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो यूनिफॉर्मली घूम रहा हो। समझ में आया, चलिए तो बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं कि इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 1 सेकेंड ये लीजिए। तो इधर तो हम बात करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन की, किसकी, ट्रांसलेटरी मोशन की, और इधर हम बात करते हैं रोटेटरी मोशन की, समझ रहे हो। अब एक बात बताओ जरा, आपने इसके अंदर इनर्शिया, तो मास ने क्या मेजर कर दिया, इनर्शिया सारा, और इसके अंदर कौन मेजर करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर करेगा सारा इनर्शिया, इसको बोलते हैं आई से। इसमें जो इनर्शिया है सिर्फ मास पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन जो इसके अंदर इनर्शिया है वो किस किस पे डिपेंड करता है, वो किस किस पे डिपेंड करता है जी, डिपेंड्स ऑन, पहली चीज मास पे, दूसरी चीज एक्सिस एंड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, और थर्ड चीज क्या आती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। सर ये क्या लिख रहे हो आप, नहीं समझ में आ रहा, बताते हैं। ये देखिए, मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, हम मानते हैं दोनों सेम ऑब्जेक्ट है। अब ये क्या हुआ कि एक लकड़ी का बना हुआ बिल्कुल सेम है और ये आपका पत्थर का बना हुआ है, दोनों ठीक है, तो उनमें क्या होगा कि शेप तो सेम है लेकिन आपका मास अलग अलग है, तो इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग आ रहा है। वो कैसे पता लगेगा, हमने घुमा के देखा, एक में ज्यादा जोर पड़ रहा था, एक में कम जोर पड़ रहा था घुमाने में, तो पता लगा कि इनका दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग है। दूसरा क्या देखा कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है, इस एक्सिस के अबाउट अलग है, इस एक्सिस के अबाउट अलग है, तो आपका एक्सिस पे भी डिपेंड करता है। और तीसरा क्या है आपका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। कहने का मतलब क्या है, एक ही बात है वैसे तो, पर फिर भी बता देते हैं। मान लो ये 3 मासेज है, 1 2 3, ये 1 किलो का है, 2 किलो का है, 3 किलो का है, ऐसे थे, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालू, या अब क्या करते हैं, ये इधर उधर हो गए, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, 1 2 3, तो इन दोनों स्टेट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा था वो क्या आ रहा था, अलग अलग। तो इन तीनों चीजों से हमने कंक्लूड किया कि हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे भी डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। तो यहां से हमने फॉर्मूला डिराइव किया कि अगर एक मास m है जो इस एक्सिस से r डिस्टेंस दूर है, कैसी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I = mr²।
यू आर सपोज टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। क्या है? आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, एक मास के लिए इतना हो गया। अगर आपके पास बहुत सारे मास है तो कैसे लिखोगे? आई इक्वल्स टू m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर एंड mn rn का स्क्वायर। इसमें कोई बहुत बड़ा कुछ लग नहीं रहा है, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो। क्या? ये लो, कोई नहीं, हम फिर भी लिख देते हैं। हम मान रहे हैं कि एक बॉडी है, एक बॉडी है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। पहले का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है और लास्ट वाले का mn है। पहला r1 दूर है, दूसरा r2 दूर है, लास्ट वाला rn दूर है। तो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ये क्या कहता है? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी इज इक्वल्स टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इंडिविजुअल मासेस। हर एक मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ देंगे तो आपका बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। और हर एक मास का कितना हो गया? m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इस प्रकार हमने एक मास के लिए निकाला, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए निकाला। अब हम बात करते हैं फॉर कॉन्टिन्यूअस बॉडी। ये लो जी, कॉन्टिन्यूअस बॉडी का क्यों यूज करते हैं, कब यूज करते हैं? सपोज करो ये आपके पास कोई ऐसे ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। अगर आप इसके इतने छोटे इतने टुकड़े करते हो, इतने एलिमेंट निकालते हो कि सारे एलिमेंट्स आपके आइडेंटिकल और छोटे छोटे से हो, है ना? सारे एलिमेंट्स आपके क्या हो? आइडेंटिकल एलिमेंट्स हो। क्या हो? आइडेंटिकल एलिमेंट हो। तो आप सिर्फ एक छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो, और इसका मास मैं क्या ले लेता हूं? डीएम। छोटा सा मास है इसका, तो कितना होगा? डीएम। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? डीएम इंटू में आर परपेंडिकुलर का स्केल। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ छोटा सा मास एलिमेंट। और कंप्लीट बॉडी का क्या होगा? इसको इंटीग्रेट कर दो तो कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू में आर परपेंडिकुलर का स्केल। ठीक है जी, इसको भी आप याद रख सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या याद रखना है? एम आर स्क्वायर, है ना? दूसरा मैंने क्या बताया, अगर कंटिन्यूअस बॉडी है तो आप इसको ऐसे आइडेंटिकल एलिमेंट्स में तोड़ सको तो आप उसको सीधा सा एक मास एलिमेंट का निकालोगे, डीएम इंटू में आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, उसके बाद इंटीग्रेट कर दोगे, कंप्लीट बॉडी का निकल जाएगा। सर ये नहीं समझ में आया, कैसे लिख दिया? एक सेकंड, हम इसकी हेल्प से सारे डेरिवेशन करेंगे आगे के लेक्चर्स में, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या मतलब है, और इसके ऊपर कभी सवाल करेंगे। तो चलिए लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं ऑफ दिस लेक्चर। चलिए ओके, देखिए मास निकालने में आपको दिक्कत नहीं है। डिस्क्रीट बॉडी के लिए आपको मास निकालने की दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ आर निकालने में दिक्कत हो सकती है। तो मैं एक सवाल कराता हूं जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। और ये लीजिए, सपोज करो कि ये आपका एक्सिस है, इसके अबाउट आपकी बॉडी रोटेट कर रही है। इसका मास है 2 किलो, सारे मास से सबका मास है 2 किलो, ठीक है जी। और ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, सबका मास है 2 किलो। 2 मीटर 2 मीटर और 2 मीटर। कहने का मतलब क्या है कि 2-2 किलो के मासेस को इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एजेस पे रख दिया है। अब बोल रहा है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अबाउट दिस रोड, दिस एक्सिस। और ये जो रोड है ये सारी मासलेस है, ठीक है। तो इन तीनों मासेस की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, हमारा मेन मोटो ये है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या होगा? m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 का स्क्वायर। मासेस तो हमें पता है, पर निकालना क्या है? ओ r1 r2 r3। देखिए तो r1 r2 एंड r3, ये बताओ जरा क्या होगी भाई। r1 है पहले मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से, तो कितनी दूर है? ये तो इसी के ऊपर रखा हुआ है, तो कितना हो गया? 0 मीटर। दूसरा मास कितनी दूर है? 2 मीटर, ये आएगा 2 मीटर। अब हम बात करते हैं कि तीसरा मास कितनी दूर है, तो ये इतनी दूर है, ये हमें निकालनी है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बस अब R3 निकालेंगे और प्रॉब्लम खत्म।
अब निकालते हैं R3। कैसे निकालें सर, कैसे निकालें? देखिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो हर एक एंगल होता है वो कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री। ठीक है। और अगर मैं ये बिल्कुल सीधी सी लाइन मारूं तो आपको दिख जाएगा कि ये साइड और ये साइड दोनों बराबर है, तो ये साइड निकल जाएगी, वही तो R3 है ना। तो यहां पे एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जरा मिटा देते हैं इसको, इधर बता देता हूं। देखिए कि अगर मान लो ये आपका L है और इसका प्रोजेक्शन आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, ये थीटा है, तो ये L cos थीटा होगा। सर हमें नहीं पता, भूल गए। ओके, ये तो पता है आपको, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये आपका बेस। और cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? L। तो यहां से B कितना आएगा? L cos थीटा। और परपेंडिकुलर कितना आएगा? L sin थीटा। तो ये कितना आ गया आपका? L cos थीटा, और ये आ गया आपका L sin थीटा। अब बार बार आप थोड़ी ना निकालोगे L cos थीटा L sin थीटा, इसलिए आपको ध्यान क्या रखना है कि थीटा के साथ वाली साइड क्या होती है? L cos थीटा। थीटा के सामने वाली साइड L sin थीटा, और L होता है आपका हाइपोटेन्यूज। याद हो गया? तो थीटा के साथ वाली साइड क्या होगी? L cos थीटा, और L कितना है आपका? 2 मीटर। cos ऑफ थीटा कितना है? 60 डिग्री। cos 60 कितना होता है? 1/2। 2 1 जा 2, तो आ गया आपका 1 मीटर। बस इनकी वैल्यूज पुट कर दो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? m1 2 किलो, r1 0, प्लस m2 2, r2 2 मीटर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 1 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 0 प्लस 8 प्लस 2 इक्वल टू 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।